हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने वकाटक वंश और चेदी वंश को पढ़ लिया था और इसी के साथ हम लोगों ने ब्राह्मण साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम भारत में विदेशियों के आक्रमण को समझेंगे और भारत में वे किस तरह से अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करेंगे। तो जब मौर्य काल का अंत हो जाता है, जब पोस्ट मौर्यन पीरियड होता है, तो उस समय हमें भारत में दो तरह के शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। पहला शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है भारतीय शासक का, इंडियन रूलर, और ये होते हैं ब्राह्मण साम्राज्य के लोग, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और दूसरे होते हैं भारत में विदेशियों का शासन व्यवस्था। भारत में विदेशी आक्रमण करते हैं और अपना शासन व्यवस्था शुरू कर देते हैं। भारतीय शासक जो हैं यानी ब्राह्मण साम्राज्य के लोग, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें आते हैं शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इस तरह के वंश हम लोगों ने पढ़ा। तो ये भारत के मगध और पाटलिपुत्र वाले इलाके में शासन करते हैं। किंतु जो विदेशी लोग आते हैं, ये अपना शासन व्यवस्था कहाँ रखते हैं? तो ये अपना शासन व्यवस्था भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाके, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में ये शासन करते हैं। अब बात करें तो विदेशियों का आक्रमण किस तरह से होता है भारत में। तो पहले तो हिंद यूनानी आते हैं, इंडो ग्रीक, उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद पल्लव आते हैं और उसके बाद कुषाण आते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हिंद यूनानी की, हिंद यूनानी शासकों की, यानी इंडो ग्रीक रूलर की। तो इंडो ग्रीक रूलर की बात करें तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्यूकस निकेटर ने पश्चिम तथा मध्य एशिया में अपना एक बहुत बड़ा यानी विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हम लोगों को पता है कि जब भारत में घनानंद का शासन था, तो उसी बीच सिकंदर का आक्रमण होता है भारत में, क्योंकि वह विश्व विजय करना चाहता है और उससे पहले वह ईरान इराक वाले इलाके को जीत लिया रहता है। तो जब सिकंदर आता है तो कुछ हिस्से को भारत का वह जीत लेता है और वह फिर वापस चला जाता है। और वापस जाने के बाद वह अपना सारा राजपाट सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है और सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य जीत लेता है पाकिस्तान वाला इलाका, सिंध प्रांत उधर जो है उत्तर पश्चिम वाला इलाके भारत के। तो उसको वह चंद्रगुप्त मौर्य जीत लेता है, किससे? सेल्यूकस निकेटर से। और सेल्यूकस निकेटर दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को उत्तर पश्चिम वाला इलाका दे देता है। बाकी जो बचा ईरान इराक वाला इलाका, तो वह सेल्यूकस निकेटर के हाथ में होता है। तो सेल्यूकस निकेटर के पास एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य होता है, लेकिन सेल्यूकस निकेटर के आने वाले जितने भी उत्तराधिकारी हैं वे इतने योग्य नहीं होते हैं, वे उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। तो जब एंटियोकस द्वितीय का शासनकाल चलता है इस विशाल साम्राज्य में, तो उनके शासनकाल में यह विशाल साम्राज्य अनेक स्वतंत्र प्रांत में बट जाते हैं, अनेक स्वतंत्र प्रांत में बट जाते हैं, क्योंकि इनके उत्तराधिकारी इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। तो इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे करके स्वतंत्र होने लगता है और कई इलाकों में, कई स्वतंत्र प्रांत में बट जाते हैं। अब आगे बात करें तो इसी स्वतंत्र प्रांत में एक होता है बैक्ट्रिया नामक स्वतंत्र राज्य, और इसकी स्थापना डियोडोरस प्रथम करते हैं। तो एंटियोकस द्वितीय के बाद जब विशाल साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर का वह छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांतों में बंटने लगते हैं, तो उनमें से एक प्रांत होता है यानी एक राज्य होता है, वह होता है बैक्ट्रिया, जिसकी स्थापना डियोडोरस प्रथम करते हैं। और डियोडोरस प्रथम भारत पर आक्रमण करते हैं। और ये बैक्ट्रिया अफगानिस्तान वाला इलाका होता है। तो ये अफगानिस्तान वाला इलाका वाला बैक्ट्रिया, इसी के संस्थापक होते हैं डियोडोरस प्रथम, और यही भारत पे सबसे पहले आक्रमण करते हैं। यही जो इंडो ग्रीक हैं जो भारत पे आक्रमण करते हैं। अब बात करें तो बैक्ट्रिया के शासकों की, तो इनमें हमें सबसे पहला नाम डियोडोरस प्रथम देखने को मिलता है, उसके बाद डियोडोरस द्वितीय देखने को मिलता है, उसके बाद यूथिडेमस देखने को मिलता है, उसके बाद डेमेट्रियस देखने को मिलता है, उसके बाद मिनांडर देखने को मिलता है, और उसके बाद हर्मिक्स देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर इन सभी शासकों के बारे में हमें याद रखना है? तो नहीं दोस्तों, हमें इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही याद रखना है और वह है मिनांडर। इन सभी शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट है मिनांडर। तो हमें मिनांडर के बारे में कुछ कुछ बातें जाननी है। तो सबसे पहले बात करें तो 190 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब व सिंध पर कब्जा किया। तो 190 ईसा पूर्व में जो डेमेट्रियस थे
उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध पर कब्जा कर लिया और यहाँ पे डेमेट्रियस अपना शासन चलाने लगे और इसकी राजधानी डेमेट्रियस ने शाकल को बनाया जो सियालकोट होता है। शाकल जो सियालकोट में स्थित है तो उसको अपनी राजधानी बना लिया। अब आगे बात करते हैं मिनांडर की। तो हमें डेमेट्रियस के बारे में इतना ही बात याद रखनी है। अब आते हैं मिनांडर की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडो ग्रीक रूलर होते हैं। तो मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंद यूनानी का सबसे प्रतापी शासक होता है। सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है मिनांडर। इसे बैक्टीरियाई यूनानी शासक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया वाले इलाके से आया था। अब आगे बात करें तो मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। और जब नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो इन दोनों के बीच एक लंबा डिबेट देखने को मिलता है, सवाल जवाब जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मिनांडर और नागसेन के बीच काफ़ी सवाल जवाब होते हैं, काफ़ी बातचीत होती है और इसे मिलिंद पनोह कहा जाता है या फिर मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। मिलिंद पनोह या फिर मिलिंद प्रश्न इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डिबेट मिनांडर और नागसेन के बीच होता है और मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे मिलिंद पनोह और मिलिंद प्रश्न भी कहा जाता है। तो कई बार यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं यूनानियों के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। जब यूनानी भारत पर आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने के बाद जब यूनानी यहाँ आ जाते हैं तो इनके आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोई एक गांव का व्यक्ति जब शहर जाता है तो गांव का कल्चर अलग होता है, गांव की संस्कृति अलग होती है, गांव का खान पान, गांव का रहन सहन, गांव का पहनावा, सब चीज़ अलग होता है। और शहर का पहनावा, शहर का खान पान, ये सभी अलग होते हैं, शहर की संस्कृति अलग होती है गाँव से। तो जब एक गाँव का व्यक्ति शहर जाता है तो शहर जाने के बाद वह अगर किसी शहर के व्यक्ति से मिलता है या उसके साथ रहता है तो वह शहर के व्यक्ति से वहाँ की संस्कृति को सीखता है। काफ़ी प्रभाव पड़ता है शहर की संस्कृति का उस गांव के व्यक्ति पास। और अगर कोई शहर का व्यक्ति उस गांव के व्यक्ति के पास रह रहा है तो गांव की संस्कृति भी वह उससे सीखता है, गांव की संस्कृति का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, दोनों के पास एक दूसरे की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। शहर वाला गाँव की संस्कृति को कुछ सीखता है और गाँव वाला शहर की संस्कृति को सीखता है। तो इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं। अगर एक नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति एक साउथ इंडिया में जाता है तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का कल्चर अलग अलग है, वहाँ की भाषा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। तो नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति साउथ इंडिया के कल्चर से प्रभावित हो जाएगा और साउथ इंडिया का व्यक्ति नॉर्थ इंडिया के कल्चर से प्रभावित हो जाएगा। तो इसी तरह से जब यूनानी भारत आते हैं, जब इंडो ग्रीक भारत आते हैं तो उनके कल्चर का प्रभाव ही हमें देखने को मिलेगा। वे अपने कल्चर को भारत पे लेके आएंगे और यहाँ पे हमें इंडो ग्रीक कल्चर देखने को मिलेगा। भारत पे इंडो ग्रीक यानी यूनानी लोगों का कल्चर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में कि हमें क्या प्रभाव भारत में देखने को मिलता है यूनानी आक्रमण के बाद। तो सबसे पहला प्रभाव है कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। जब यूनानी भारत आ गए तो भारत आने के बाद इन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। इससे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी नहीं थे, लेकिन इनके आने के बाद भारत में हमें सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो इनके सिक्कों पर शासकों के नाम देखने को मिलते हैं। इससे पहले भारत में सिक्के तो मिल रहे थे लेकिन वे सिक्के पंचमार्क सिक्के थे। पंचमार्क सिक्के कहने के मतलब उसमें कोई सील बनी होती थी, कोई मुहर बनी होती थी, किसी तरह की आकृति और डिजाइन बनी होती थी। तो इस तरह के सिक्के भारत में देखने को मिल रहे थे, लेकिन इनके आने के बाद, यूनानियों के आने के बाद भारत में हमें सिक्कों में शासकों के नाम देखने को मिलते हैं। तो ये बदलाव हमें देखने को मिले इनके आने के बाद भारत में। आगे बात करें तो भारत में हेलेनिस्टिक कला का आरंभ हो गया। हेलेनिस्टिक कला क्या है? तो यह एक प्रकार की मूर्ति कला है। तो हेलेनिस्टिक कला हमें देखने को मिलती है भारत में यूनानियों के आने के बाद, उनके आक्रमण करने के बाद। और ये हेलेनिस्टिक कला जब भारत में आ गई, जब यूनानी हेलेनिस्टिक कला भारत में लेके आए तो यहाँ पे भी मूर्ति कला का कुछ कला देखने को मिलता होगा। तो वो कला और ये हेलेनिस्टिक कला दोनों के मिक्सचर, जो दोनों जब मिल गए तो वह मिल के गांधार कला बन गए। तो यानी भारत में जो मूर्ति कला थी, भारत में जो थोड़ा बहुत मूर्ति कला होता था, तो वो मूर्ति कला
और जो यूनानी लोगों ने मूर्तिकला लेके आई हेलेनिस्टिक कला, तो इन दोनों के मिक्सचर को, ये दोनों की कला को मिला के एक नया कला बन गया और वह कला कहलाया गांधार कला, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति कला है। आगे बात करें तो इनके आने के बाद हमें भारत में पर्दे का प्रचलन देखने को मिलता है, यानी पर्दा का प्रचलन भारत में काफ़ी होने लगा यूनानियों के आने के बाद, और इसे यवनिका कहा जाता था। इसे यवनिका कहा जाता था। तो भारत में जो पर्दे का प्रचलन हुआ इसे यवनिका कहा जाता था, और इसका प्रचलन बहुत अधिक कब हुआ, जब यूनानी भारत पे आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि भारत में किस तरह से हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ और उनके आने के बाद भारत में उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत में विदेशियों के आक्रमण का पहला हिस्सा जो हिंद यूनानियों का आक्रमण होता है उसको समझ लिए, और यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के मोटिवेशनल स्टोरी की। तो आज के मोटिवेशनल स्टोरी की बात करें तो एक समय की बात है, एक प्रोफेसर थे, वो एक क्लास में पढ़ा रहे थे। तो सभी बच्चे बहुत ही रुचि से पढ़ रहे थे, लेकिन उस क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो रुचि से नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वह अकेला था और उदास था। तो यह चीज़ को प्रोफेसर नोटिस करते हैं, इस बात को नोटिस कर लेते हैं प्रोफेसर कि एक बच्चा ऐसा भी है जो वह पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, बल्कि वह उदास बैठा हुआ है और अकेला है। तो ये घटना तो देखते हैं प्रोफेसर, तो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही घटना 4-5 दिन लगातार होती है। तो प्रोफेसर उस बच्चे को अपने केबिन में बुलाते हैं और उस बच्चे से प्रोफेसर बहुत प्यार से पूछते हैं कि तुमको क्या समस्या है, क्या हुआ है, तुम इतने अकेले क्यों बैठते हो और उदास क्यों रहते हो। तो बच्चा हिचकिचाते हुए अपने प्रोफेसर को जवाब देता है कि सर वो बात ऐसा है सर कि मेरे जीवन में पहले कुछ ऐसी घटना घटी थी, उस बात को मैं सोच के बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो प्रोफेसर उसकी बात को समझ जाते हैं। तो प्रोफेसर क्या करता है कि उसे शाम को अपने घर बुलाता है। प्रोफेसर बोलता है कि बाबू एक काम करना, तुम शाम में मेरे पास आना, मेरे घर आना। तो प्रोफेसर बच्चे को शाम को अपने घर में बुला लेता है। बच्चा प्रोफेसर के पास शाम को जाता है, और जब बच्चा प्रोफेसर के घर पहुंचता है तो प्रोफेसर उसे शरबत बना के पिलाता है। शरबत बनाता है, उसमें चीनी डालता है, नमक डालता है, नींबू डालता है, मतलब नींबू वाली शरबत पिलाता है। तो उसमें प्रोफेसर क्या करते हैं कि नमक जानबूझकर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और वह बच्चे को देते हैं पीने के लिए कि लो बाबू शरबत पी लो। बच्चा शरबत जैसे ही पीता है तो बहुत ज़्यादा नमक होने के कारण वह मुंह बनाने लगता है। इस तरह से वह मुंह बनाने लगता है, और जब वह मुंह बनाता है तो प्रोफेसर बच्चे से पूछता है क्या हुआ, शरबत अच्छा नहीं लगा क्या। तो बच्चा बहुत ही प्यार से बोलता है कि सर शरबत तो ठीक है सर, लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो सर तो सुन लेते, प्रोफेसर सुन लेता है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि ठीक है, दो ये तो बेकार हो गया, शरबत बहुत ज़्यादा नमक हो गया, तो लाओ इस शरबत को मैं फेंक देता हूँ। तो बच्चा बोलता है नहीं सर, बच्चा बोलता है नहीं सर मत फेंकिए सर, क्या दिक्कत है, मतलब उसमें सिर्फ नमक ही ज़्यादा है ना, उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, थोड़ा चीनी और ज़्यादा कर देंगे तो नमक को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, तो शरबत फिर अच्छा हो जाएगा। तो ये बात प्रोफेसर सुन लेते हैं उससे। तो प्रोफेसर बोलते हैं मैं यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी ये शरबत की तरह है, और इस शरबत में जो अधिक नमक है वह तुम्हारे लाइफ का वो पल है, वो कठिनाइयों भरा पल है जिसे तुम भुला नहीं पा रहे हो, और इसे तुम क्या करना चाह रहे हो, तो चीनी और पानी से उस नमक को कंट्रोल करना चाह रहे हो, काबू करना चाह रहे हो, और शरबत का स्वाद बदलना चाह रहे हो। तो उसी तरीके से अपने जीवन को भी तुम बदल सकते हो। अपने जो पुराने बीती हुई यादों को भुलाकर तुम नए सिरे से अपने लाइफ को शुरू कर सकते हो, अपने जीवन में मिठास ला सकते हो। तो ये बात जब शिक्षक अपने बच्चे को समझाता है तो वह बच्चा समझ जाता है अपने शिक्षक की बात, अपने प्रोफेसर की बात, तो वो समझ जाता है कि हाँ सर बिल्कुल सही बोलते हैं। तो यही चीज़ हमारे लाइफ में भी होता है, जो इस कहानी में इस बच्चे के साथ हुआ, यही घटना हमारे जीवन में भी होता है। हम भी कई बार कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी यादें जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, उसे याद कर करके हम परेशान होते रहते हैं और हम लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाते हैं और अपने भविष्य को ख़राब करने लगते हैं। तो हमें उन बातों को याद नहीं करना। हालांकि जो भी हमारे साथ बीती हुई बातें हैं, कड़वी बातें हैं, वे तो हमारे जीवन का हिस्सा होते ही हैं, लेकिन उसे हम अलग तो नहीं कर सकते अपने जीवन से, क्योंकि वह घटना हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। लेकिन उस घटना को हम भुला सकते हैं। हम अपने आने वाले जीवन में मिठास लाके, खुशियाँ लाके
उस पुरानी बातों को जो हमें परेशान करता उसे हम भुला सकते हैं और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और एक सफलता के मार्ग पे चल सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, पुरानी घटनाओं को याद करके भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना है और खुशी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। और जब हम ज़्यादा उदास होते हैं तो हमें नए नए जगह पे अपनी खुशी को तलाशना है और हमेशा हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए कहा जाता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।